मित्रों नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस फिर से एक बार आपका स्वागत करता है विनोद जी। बहुत बहुत नमस्कार। बड़े दिन इंतज़ार कराया विनोद जी आपने हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को। जी बिल्कुल। तो उनका इंतज़ार किस बात से आप ख़त्म करेंगे? बिल्कुल एक कहानी लाए हैं अच्छा। और ये कहानी छोटी सी कहानी है लेकिन सार गर्भित कहानी है। जी। और इस कहानी में बहुत सारी बातें हैं। समालोचना की दृष्टि से देखें तो स्त्री चिंतन भी है, सांस्कृतिक चिंतन भी है और ये ज़िंदगी से वाबस्ता भी है। जी जी जी। आप इशारा समझ ही गए होंगे। और इस कहानी का शीर्षक बड़ा रोचक है। आप यदि शीर्षक पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें तो कुछ पल तो निश्चित रूप से आप एक गहन सोच में पहुंच जाएंगे। शीर्षक है तीसरी उम्र। तीसरी उम्र विनोद जी है। जी, तीसरी उम्र। उम्र तो एक ही होती है वैसे। जी, उम्र एक ही होती है, लेकिन यहाँ जब कहानीकार कह रहा है कि तीसरी उम्र, इससे एक बात बिना कहानी पढ़े भी हम एक बात समझ सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में उसके जीवन के आयाम कुछ इस आमूलाग्र रूप से बदलते हैं कि पहली उम्र समाप्त सी जान पड़ती है और दूसरी उम्र में इंसान पहुंच जाता है। फिर दूसरी उम्र समाप्त सी जान पड़ती है और तीसरी उम्र में पहुंच जाता है। यानी ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, वो एक इवोल्यूशनरी न होकर के एक कंप्रहेंसिव परिवर्तन है। और इसलिए शायद लेखक कहना चाहता है कि तीसरी उम्र, यानी तीन अलग अलग उम्रों का वर्णन इस कहानी के अंतर्गत आता है। और जिस कलात्मक ढंग से आता है, जिस रोचक ढंग से आता है, वही कहानी की आत्मा है। हाँ, पर विनोद जी लेखक आखिर हैं कौन? जी, लेखक हैं हमारे आत्मीय जी। और कुछ ही वर्षों में वे हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती हैं और जिनका नाम है घनश्याम आसुदाणी। बिल्कुल, डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और हिंदी की कहानियां लिखते हैं। करीब करीब 150 से अधिक कहानियां वो लिख चुके हैं 5 संग्रहों में, जो संकलित होकर के हमारे पाठकों तक पहुंच भी चुकी हैं। हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं उनके एक संग्रह पर भी बातचीत कर चुके हैं, 2-3 कहानियों पर भी अलग अलग बातचीत कर चुके हैं। और आज भी हम बात करने जा रहे हैं उनकी नवीनतम कहानी तीसरी उम्र पर। नम्रता इस कहानी की नायिका कहेंगे या मुख्य पात्र कहेंगे। अब वो मतलब ऐसा कहें कि एक 60-65 साल की उम्र में निश्चित रूप से है। हालांकि कहानी में उनकी उम्र नहीं कही गई। और कहानी एक फ्लैशबैक मोड में चालू होती है। उनको उनके बेटे अजय, जो कि एक बेंगलोर में अपनी पत्नी के साथ सेटल्ड हो चुका है अभी अभी, वहाँ से उनका टेलीफोन आता है कि माँ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और ये कहानी की स्टार्टिंग है। कल जो है वो लेने आ रहा हूँ, घर बन चुका है। और अचानक नम्रता स्मृतियों के पगडंडियों में टहलने लगती हैं। और उससे भी पहले शी कोलैप्सेस कि वो अब किचन तक भी नहीं जा पाती। अचानक से शरीर शिथिल पड़ जाता है। हालांकि जब बेटा बुलाता है तो माँ को प्रसन्नता होनी चाहिए एक सामान्य सी परिस्थितियों में। वो उसको पता है कि अब ये घर यानी बम्बई का जो फ्लैट जिसमें वो शादी के बाद से कई वर्षों से रहती चली आ रही हैं, ये छोड़ करके बेटे के बड़े बंगले में बेंगलोर अजय के पास जाना पड़ेगा। और इस सूचना से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, यानी उसके पैर जो हैं वो ज़मीन पर लड़खड़ाने लगते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक संकेत है कि अब उसकी ये जो उम्र का पड़ाव है, इस पड़ाव में ये जो परिवर्तन होने वाला है, क्या वे इस परिवर्तन को आत्मसात कर पाएंगी। ये तीसरा दौर उम्र का, तीसरी उम्र यूं है कि पहले शादी से पहले की उम्र जी, और उसके बाद शादी के बाद यहाँ फ्लैट में, पहले गांव की उम्र, बड़ा सा आंगन, सब कुछ है, उसका जिक्र है आगे। हाँ। तो अब ये उम्र के जो दौर हैं जिनको उम्र कहा गया है, हम कई बार विनोद जी थोड़ा निगलेक्ट होता है, खास करके एक जब लड़की शादी करके आती है, और आजकल तो 20, 25 या 30 साल की उम्र में भी आती हैं लड़कियाँ, तो ये जो फीमेल डिस्पर्सल जिसको सोशोलॉजिस्ट ने कहा है, तो वो जब लड़की एक मायका छोड़कर ससुराल आ जाती है, और यहाँ बड़ा अच्छा चित्रण है इसका इस कहानी में, तो किस तरह वो सामंजस्य स्थापित करती है नई जिंदगी से, नए घर। वो बशीर बद्र ने कहा है ना कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी,
नए लोग होंगे, नई बात होगी। तो ये कई बार इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उम्मीद की जाती है एक लड़की से कि तुरंत वो शिफ्ट हो जाए, अपने आप को ट्रांसफ़र कर ले। कई बार तो उसका नाम तक बदल दिया जाता है। बहुत बार साहब, कई जी, कई बार नहीं। जी, तो जी। यहाँ जब नम्रता याद करती है उसके अपने घर का आंगन, पिताजी की बातें याद करती जी। है, उसे अपनी माताजी याद आती हैं और फिर वो त्योहार याद आते हैं। एक थदड़ी का त्योहार होता है जो कि सिंधी समाज में मनाया जाता है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। हाँ। लेकिन वो थदड़ी का त्योहार, शीतला माता की पूजा और तीज का त्योहार, वो सुबह को उठना, सहरी जिसे कहते हैं, हाँ, असुर, सिंधी में असुर सिंधी कहते हैं और वैसे सहरी। इस्लाम में सहरी कहते जी। हैं। और रात को फिर चांद को अर्घ्य देना जी। और अपना व्रत समाप्त करना, ये सारी जो सांस्कृतिक परिवेश इसमें आता है, ये कहानी का एक और पक्ष है। तो ये उसका शादी से पहले की उम्र उसे ज्यों की त्यों याद आ जाती है और शादी करने के पश्चात नम्रता की दूसरी उम्र प्रारंभ होती है और सभी महिलाओं की होती है शादी के बाद। और ये विनोद जी केवल याद नहीं आता, यहाँ जो लेखक ने जिस तरह से उसका वर्णन किया है, ये जो एडजस्टमेंट है, सामंजस्य, कभी भी एक बात सिगमंड फ्रॉइड ने भी कही थी कि नोबडी कैन गिव अप द प्लेजर वंस एक्सपीरियंस्ड। यस, तो नथिंग इज मोर डिफिकल्ट हाँ, देन टू गिव अप द गिव अप द प्लेजर प्लेजर वंस वंस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। तो ये जो सांस्कृतिक चेतना है, संसार और संस्कार कहा है लेखक ने इसको, चाहे वो ट्रिजेडी हो, थदड़ी हो, दिवाली के दिन सबके घर जाना हो, पूजा करना हो, तो ये पूरी तरह से छोड़ के, और यहाँ फ्लैट में संकुचित सी वो नहीं रहती, शायद शारीरिक रूप से तो रहती है, पर मानसिक रूप से वो सारी चीजें वो ट्रांसपोज कर लेती हैं। यानी जी। ये उसको मैं साधारण शब्दों में सुनने वालों को बता दूं जी। कि एक महिला शादी के बाद जब आती है तो वो तन मन से और आत्मा से एडजस्टमेंट करती है, और नम्रता भी ऐसे करती है। वो बड़ा सा आंगन या छोटे से फ्लैट में सिमट आता है। 10 कमरों का जो पिताजी का घर था, वो या 2 कमरों में सिमट आता है। वो रंगोली, वो दिए जलते दिए, अब छोटे से मंदिर में सिमट आते हैं, हाँ, जो कि उनके मतलब रसोई में है। रसोई में है। वहीं वो शीतला माता की पूजा करती हैं जी। और ट्रिजड़ी की याद करती हैं, और जी। बच्चों से भी ट्रिजड़ी मनवाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, घर में घूमती हैं, जैसे वहाँ गांव में घूमते थे, सुख सुख मेहंदी, लाल लाल मेहंदी करते हुए। तो मतलब वो रस्में, वो त्यौहार किसी न किसी रूप में थोड़ा रूपांतरित होके, थोड़ा अलग होके, इस फ्लैट में भी एक तरह का वो संसार रच लेती है, जहाँ वो पिछले उम्र की जो इम्प्रिंट्स हैं वो किसी न किसी तरह उनको संजोती है उस चीज़। यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि हमारे सामाजिक परंपराओं में ऐसा है, और कहीं ना कहीं लड़कियों को हम वो कंडीशनिंग कर देते हैं कि शादी के बाद आपको एक नया संसार बसाना है, नए घर में जाना है, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना है, तो इसलिए शायद वो नम्रता या बाकी लड़कियां भी कर पाती हैं। किंतु अब यह जो तीसरा उम्र का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, ये चुनौती पहले नहीं हुआ करती थी। अब के शहरीकरण और आधुनिकीकरण का वो परिणाम है, ये हमें समझना पड़ेगा। हाँ, और इसीलिए नम्रता यहाँ परेशान हो उठती है। एक तो उम्र का तकाजा है, इस उम्र में क्या फिर से वो कहते हैं ना, 3 moves आर एज बैड एज फायर, तो सबके लिए है ये। तो वो क्या कर पाएगी बेटे के पास जाके, वो इस अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने इसको प्रिजर्व कर पाए, किसी न किसी अलग अलग रूप में क्या कर पाएगी। और देखिए विनोद जी, यहाँ एक बहुत सटल बात है, हम जब जीते हैं तो केवल शारीरिक रूप से, केवल खाना खा के नहीं जीते। जीने का नाम केवल सांस लेना नहीं है। हम लाइफ राजेश जी, आई बिलीव द लाइफ इज मोस्टली सिंबॉलिक। हम अपने अंतरतम से जीते हैं। तो वहाँ अगर आप ये कहते, मान लीजिए थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नम्रता का पति, या कई बार ऐसा होता भी है कि नम्रता का पति कहते हैं नहीं, यहाँ ट्रिजड़ी मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या थदड़ी के दिन ठंडा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हैं तो छोटी सी बातें, लेकिन सांस्कृतिक बातें हैं, संस्कृति से जुड़ी हैं। तो आजकल खास करके अंतर जातीय, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, या इवन सेम कास्ट और सेम रिलीजन में जो शादियाँ होती हैं, उनमें भी ये छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश होते हैं कि ये ऐसा, इसमें क्या तथ्य है, आप ये ऐसा क्यों करेंगे। अब फ्राइडियन हम पर्सपेक्टिव से देखें जी, कि अब नम्रता के सामने एक एंग्जाइटी है। हाँ, अब ये एंग्जाइटी ये है कि नए शहर में बेटे के घर में वो अपने आप को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसे स्थापित कर पाएगी। दिस इज एन एंग्जाइटी। बिल्कुल। और एंग्जाइटी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, फ्राइड कहते हैं। और ये देखिए, इसीलिए कई बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत चिड़चिड़े, गुस्सैल, निराशावादी इसीलिए हो जाते हैं कि उनके जो
अंतर है, उनका जो सांस्कृतिक प्रतीक है, वो हम उनकी अवहेलना करते हैं कई और बार। इसलिए बहुत बार वो अकेला रहना पसंद करते जी। हैं रदर देन अपने बेटों के साथ रहें या बेटियों के साथ रहें। हाँ, तो हम सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, यही है, पर बेसिकली ये जो कठिनाइयां हैं, ये आंतरिक कठिनाइयां हैं, ये सांस्कृतिक कठिनाइयां हैं। हम जब उनकी भावनात्मक और सांस्कृतिक चेतना की अवहेलना करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, तो उसमें वो जो चीज़ है, मुझे अपना ही एक शेर याद आ रहा है विनोद जी, आप इजाज़त हो तो अर्ज जी करूं बिल्कुल। कि तीज त्योहारों पर जाने की ननिहालों में रस्म गई, तीज त्योहारों पर जाने की ननिहालों में रीत गई, बच्चों से बुढ़िया नानी जैसे तैसे आती है। अब दूसरा मिसरा ठीक से याद नहीं आ रहा, कि तीज त्योहारों पर जाने की ननिहालों में रीत गई, बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती है। ओह, जी, बिल्कुल। बुढ़िया नानी ही बच्चों तक जैसे तैसे आती है। तो ये बात हो जाती ये है। अब हम थोड़ा सा इस कहानी को एक समालोचना के बिंदु पर ले आए ताकि शायद देखने सुनने वालों को थोड़ी सहजता हो। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप शायद कभी कभी सहमत नहीं होते हैं, जी। किंतु ये कहानी नारी चेतना की कहानी है। जी, नारी चेतना की तो विनोद जी है, पर इसलिए है मैं क्योंकि इस प्रकार की जो परिस्थिति जो नम्रता जी। के समक्ष है, जी। पुरुषों के समक्ष इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि शादी के बाद वो अपने ही घर में रहते हैं। हाँ, शादी के बाद की तो बात ठीक है कि फीमेल डिस्पर्सल, जैसे मैंने कहा, तो मेल तो इसलिए डिस्पर्सल नारी चेतना की नहीं कहानी होता। तो नारी चेतना की तो बिल्कुल है ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मानवीय चेतना की भी कहानी इसलिए है कि हम में से हर एक, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, ये एंजाइटी, ये चुनौती आती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उम्र में, या स्थानांतरण करते हैं, एक शहर से दूसरे में जाते हैं। नहीं, इस पर मैं आऊंगा, मैं इस हाँ, पर आऊंगा। जी। ये कहानी एक यूनिवर्सल इशू है। हाँ। जो एक माइग्रेशन का, हाँ, उस पर भी उस पर है। आएंगे। तो पहले ये हम नारियों हाँ, के बिल्कुल, दृष्टिकोण बिल्कुल, से समझें कि उनको, जैसे ना एक पौधे को एक जगह से निकाल करके दूसरे जगह हम ग्राफ्टिंग करते हैं, हाँ। तो वो उनको हर एक होना ही पड़ता है, मतलब वो एक सामाजिक मजबूरी है या हमारी संस्कृति में वैसा है, होना ही पड़ता है। लेकिन फिर से तीसरी बार हाँ। अगर उसको वहां से उखाड़ फिर से करके उखाड़ नई जमीन के में और लगाया जाए, ये तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है नम्रता के लिए। ये हमें एक समझना है। जी, क्योंकि हम प्लास्टिक की घास नहीं है। एक नाटक है, बहुत बड़ा अच्छा रेडियो नाटक है, प्लास्टिक की घास, वो ट्रांसफर पर है, तबादले पर है वो। तो वही है कि हम अगर घास की तरह अपने आप को माने, तो घास की भी जड़ें होती हैं। अब आप आते उठा के हैं कि उसको नहीं हम कर ये जो सकते, है ना? द पेन ऑफ माइग्रेशन, जी। जिसे मैं कहूँगा, इस पर भी आते हैं कि जी। ये जो माइग्रेशन है, उसको बम्बई से, गांव से बम्बई, और बम्बई से फिर बेंगलोर। हाँ। तो ये आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं माइग्रेशन, जी। जो एक, जिसे होमी बाबा हेरिडिटी ऑफ कल्चर कहते हैं। हाँ, क्योंकि माइग्रेशन सिर्फ जोग्राफिकल नहीं है ना, जी। उसके साथ आपकी कल्चर बदलती है, उसके साथ आपकी सोसाइटी बदलती है, उसके साथ आपके रस्में बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, परिवेश बदलता है, सब कुछ। दोस्त बदलते हैं, तो ये सब कुछ बदलता है। तो माइग्रेशन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है जो एंग्जाइटी लेकर के आती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो ये एक यूनिवर्सल जो थीम है माइग्रेशन का, स्थलांतरण का, उसको कहानी अपने आप में अपरोक्ष रूप से समाहित की हुई है। और ये कहानीकार की सफलता है कि एक मुख्य बिंदु है जो कि नारी केंद्रित है, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत समस्या है या नारियों की समस्या है, और यूनिवर्सल लेवल पर एक माइग्रेशन की समस्या है जो कि अलग अलग आयामों में बहुत सारे लोगों को उसको फेस करना पड़ता है। जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नारी चेतना की भी बात है, माइग्रेशन की भी बात है, और इसमें एक और चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस कहानी में, कि जो उम्र के अलग अलग दौर हैं, वो जैसे बचपन समाप्त होता है, किशोरावस्था आती है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आते क्या, तो हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये चीज़ें। अगर ये डॉक्टर सुधीर कक्कर ने भी कही है ये बात कि बचपन वैसे नहीं, पर बचपन किसी न किसी रूप में अपने आप को अगर स्थापित करता है हमारे जीवन में, तो हर दौर जीवन का वो अगर जिंदा रहता है, तो हमें एंजाइटीज़, हमें परेशानियाँ, हमें डिप्रेशन कम होंगे। अगर हम सोचते हैं बचपन पीछे छूट गया, वो सारी चीज़ें हम पूरी तरह छोड़ देंगे, तो फिर हमें एंजाइटी, फिर हमें बचपन के प्रति नॉस्टैल्जिया और सारी चीज़ें परेशान करेंगी। तो ये ज़िंदगी के हर दौर के साथ ये बात, जैसे अमृता प्रीतम ने भी कहा कि अगर 16वां साल ज़िंदगी भर चलता है, केवल 16वें साल नहीं, अगर आप नहीं जिए 16वां साल, तो ज़िंदगी भर आपको जीना पड़ेगा, हर साल में 16वां साल जीना पड़ेगा। तो इसी तरह से तो ये डॉक्टर सुधीर कक्कर ने बड़े अच्छे से ये बात समझाई है कि अगर हम
उस संवेदना को, उस सेंसिबिलिटी को, उस इनोसेंस को, उस स्पॉन्टेनिटी को हम जिंदा रखें आगे चल के भी, तो हम एक वेल एडजस्टेड लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। और अब मैं बता दूं हमारे जी। सुनने वालों की घनश्याम मासूदानी सिंधी समाज हाँ। को बिलोंग करते हैं, तो इस कहानी के अंतर्गत आपको एक सांस्कृतिक चेतना या सिंधी सांस्कृतिक चेतना भी दिखाई देती है। बिल्कुल। सिंधी कल्चरल कॉन्शियसनेस भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि थदड़ी और टीजड़ी, तीजड़ी ये सिंधी समाज के बिल्कुल एक पिक्यूलियर हाँ। फेस्टिवल्स हैं। हाँ, और जैसे जिसको रेखांकित करती है ये कहानी। और समझाते हुए चलते हैं लेखक, ऐसा नहीं है कि पाठक को छोड़ देते हैं कि आप पता लगाइए। जैसे थदड़ी को एक हाँ। दिन पहले पकाई हुई मीठी रोटी खाई जाती है, गरम खाना नहीं खाया जाता है। हाँ। और तीज जो लोले है, और मोहिनी जो व्यंजन है जी। उनके बारे में भी कहते हैं तो वो। साहब जो नॉन सिंधी है लोले जी। और मोहिनी हाँ, खाएं, किसी जरूर सिंधी खाएं। मित्र से बात करें, हाँ। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और आने वाली है थदड़ी, अभी अगले महीने आने वाली ये है। श्रावण में आती है श्रावण और में। तीजड़ी भी आती है, बिल्कुल। जिसको तीज भी कहते हैं। अब ये महिलाएं अपने पति के वेलबींग के लिए, उनके कल्याण के लिए रखती हैं। सुबह को जैसे इस्लाम में सहरी होती है, उसको हम असुर कहते हैं, प्रभात को आप संपूर्ण खाना खा लें और संपूर्ण दिवस कुछ ना खाएं, और शाम के समय, रात के समय जब भी चांद निकले उसे अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद व्रत को समाप्त किया जाता है। जी। तो ये सांस्कृतिक चेतना की भी कहानी है, और अच्छे से मतलब ऐसा खलती नहीं है कि अरे ये क्या थदड़ी क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो लेखक बड़े आसानी से इसको हमें समझाते हुए चलते और शैली हैं। की दृष्टि से ये बहुत मतलब जी, सधी हुई कहानी। हाँ, बिल्कुल, कॉम्पैक्ट compact कहानी है story बिल्कुल। इसमें एक भी वाक्य आपको अनावश्यक रूप से नहीं दिखाई नहीं देता, मिलेगा। और ये कहानीकार की सफलता है। बिल्कुल। और मैं फिर से वही कहूँगा कि कुंजी यही है कि अब जैसे वो पिछली सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसपोज, रूपांतरित करके किसी न किसी तरह वो कर रही हैं दूसरी उम्र में, तो शी वॉज लिविंग अ वेल एडजस्टेड लाइफ इवन इन द फ्लैट। 10वें मंजिल का जो फ्लैट है छोटा सा बम्बई में, और ये बड़े पूरे घर से गांव की आई हुई लड़की, लेकिन परेशान नहीं हुई, जिंदगी अच्छे से गुजर गई। तो उसकी कुंजी वही है कि आप किस तरह से अपनी संवेदना, अपनी वो सांस्कृतिक विरासत, अपनी चीज़ें उस सामंजस्य बिठाते हैं अलग अलग रूपों में। यानी फिर से मैं उस पर आऊंगा कि ठीक है, एक बार तो आप सामंजस्य बैठा सकते हैं, हाँ, लेकिन कितनी बार बार, हाँ, बार बार क्या बैठा सकते हैं, यही प्रश्न उपस्थित कर दिया है लेखक ने यहाँ। और हमें सोचना पड़ेगा हमारी जो नीतियाँ हैं, जैसे आपने ट्रांसफर्स की बात की, तबादलों की, माइग्रेशन की बात की, या इवन शादी के बाद जो हम जो अभी बच्चों के पास हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स उतने ही उत्साह से और उतने ही से रहें, तो हमें सोचना होगा कि क्या ये संभव है और किस तरह से संभव है। और ये कहानी खैर कहती नहीं है, लेकिन जो जी। डिस्प्लेसमेंट का इशू है, हाँ। जिससे सिंधी कम्युनिटी को पार्टीशन के समय डिस्प्लेस होकर के भारत हाँ, में आना पड़ा, हाँ। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी को आजकल होना पड़ता पड़ता है है। बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रीजंस। हालांकि वे रीजंस इतने कंपेलिंग नहीं है जितनी कीमत उनकी देनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे डैम बन जाए तो वहाँ के गांव के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, कहीं बड़ी इंडस्ट्री आ जाए डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो ये नई जगह पर जाके सामंजस्य स्थापित करना किसी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा, तीसरी उम्र नाम है कहानी का, और ज़रूर इंजॉय करिएगा। डॉक्टर घनश्याम मासूदानी धीरे धीरे अब हिंदी साहित्य के कहानी के फलक पर अपनी चमक दिखाने लगे हैं। बिल्कुल। इनकी कई सारे किताबें आपको किंडल अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगे। बस तो इतना ही आज। आप अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।